एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंड उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। क्लास 10th एनएसओ बायोलॉजी में चैप्टर हमारा चल रहा है आर एनवायरमेंट। पिछले सेशंस में हम देख चुके हैं, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख लिया था, इकोसिस्टम क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स की, फूड चेन्स, फूड वेब्स की बात तो कर ली है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहना वीडियो के एंड तक, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब के सब क्लियर हो जाएं। अब एक डाउट वीडियो शुरू होने से पहले ही क्लियर कर दूं। सवाल ये रहता है कि मैम क्या ये वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ ओलंपियाड के लिए है, हम इसको देख सकते हैं? तो आपको बता दूं, नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ इज बेसिकली टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स। सीबीएसई बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन है उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है ये ओलंपियाड। तो जितना भी सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एंड अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है मैं वो उसी वक्त बता देती हूँ। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक, और आपकी इसी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स। इन्हीं सब बुक्स में हमने डाल दिया है हमारा क्वालिटी कंटेंट, डिफरेंट थ्योरी बुक्स में सैम्पल पेपर्स एंड मेनी मोर। तो कैसे अवेल करना है? सिंपल ही प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, देन हमारी एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। भाई किस बात की देरी है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी फ्लो ऑफ एनर्जी, ये मैं बिल्कुल समझती हूँ, है ना। और इसको चालू करने से पहले मुझे बता दो कमेंट वाले सेक्शन में कि क्या आपके पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो क्लियर हुए हैं कि नहीं। फूड वेब, फूड चेन, इकोसिस्टम, क्योंकि अगर वो समझोगे तभी ये समझ पाओगे। ट्रॉफिक लेवल्स, इन सब की कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अगर जिसने भी पिछले सेशन को बहुत ही अच्छे से देखा है तो टाइप येस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब बिकॉज नया सेशन है, बिल्कुल ही नया वीडियो है, तो इसमें जल्दी से हम पीछे की बातों को रिकॉल कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट से कहता है मैम रिकॉल करने में ना टाइम वेस्ट होता है। हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ाई के टाइम, सबसे पहली बात तो टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप फिर से पढ़ते हो तो वो आपकी चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर रिविजन। तो नए टॉपिक पे आने से पहले जल्दी से पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर लो। भाई इकोसिस्टम हमें पता है, इकोसिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा है उसको मैं लिख देती हूँ। भाई एक तो हम पढ़ते आए हैं इकोसिस्टम, क्विकली से रिकॉल करो इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलके बनता है कि नहीं भाई। लिविंग प्लस नॉन लिविंग, बहुत ही छोटे से मैं उसमें लिख देती हूँ, है ना, जैसे कि रिकॉल हो जाए। पूरी कथा यहाँ नहीं लिखूंगी, वो तो अपन पढ़ चुके हैं ना, तो वीडियो जाके एक बार रिकॉल कर लेना। इकोसिस्टम बेटा अपन देख चुके हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के बाद मेन चीज़ें मैं बता रही हूँ। इसकी अपन ने प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन देखा है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, विच वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आता है हमारा फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस किस के बारे में? फूड चेन पढ़ा है एंड दूसरा फूड वेब, यानी कैसे अपनी दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है। यानी प्लांट को जो है किसी ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को कैमेलियन ने खाया, कैमेलियन को आगे आप कह सकते हो किसी दूसरे कार्निवोर ने खाया, और ये कहानी चलती आती है। सो दीज आर फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। अब प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक प्लांट है और वो कहेगा कि मेरे को तो जो है भाई सिर्फ ग्रास हॉपर ही खाएगा, इसके अलावा कोई नहीं खाएगा, मेरी फूड चेन बिगड़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। इस ग्रास को सिर्फ ग्रास हॉपर ने खाया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कोई भी आओ, कोई भी खाओ। इसको मान लो जो है किसी बटरफ्लाई आई, इस पे इसने फीड किया, या फिर कोई बकरी आई, कोई गोट आई, उसने फीड किया, या फिर कोई डियर आया। अरे जितने नाम लिखो उतना कम है, जितने नाम लिखो उतना कम है। तो यानी प्रैक्टिकल लाइफ में फूड चेन पॉसिबल नहीं होती है अकेली। तो इन्हीं फूड चेन्स के इंटरकनेक्शन को क्या कहा जाता है? इंटरलिंकेज को कहा जाता है फूड वेब। उसके बारे में पढ़ा था। नाउ क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके इस सेशन में काम आने वाली है काफ़ी ज़्यादा, जो है कहानी ट्रॉफिक लेवल की। क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी को बेसिकली हम पढ़ते हैं ट्रॉफिक लेवल में ना। ट्रॉफिक लेवल वर्ड सुन के ऐसा लगता है भाई बहुत ही भारी वर्ड है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये जो आपने फूड चेन पढ़ी है ना, ट्रॉफिक लेवल उसी में से ही एक है। यानी अगर मैं आपके फूड चेन की चीज़ों को डिफाइन करूं, सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स वगैरह, है ना, ग्रीन प्लांट्स या जो खाना बनाते हैं भाई। उसके ऊपर आते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में भी बेटा मेरे पहले क्या आएंगे? प्राइमरी वाले कंज्यूमर,
सी लिख देती हूँ, चलेगा? सी फॉर कंज्यूमर है भाई, ठीक है। ऊपर लिख दो सेकेंडरी वाले कंज्यूमर, और ऊपर लिख दो टर्शरी, अरे मतलब ऊपर, इससे ऊपर भी जाऊँ क्वाटरनरी, बस ज़्यादा लंबी नहीं होती है ना। चलो भाई, अब देखो ये स्टोरी आप पढ़ते आए हो। नाउ व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल्स आर क्वाइट सिंपल। ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, तो ये एक तरह की स्टेप नहीं लग रही है, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो इन्हीं सीढ़ी में से हर सीढ़ी का नाम दे दिया है ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर का है पहली ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल, टर्शरी फोर्थ एंड सो ऑन। सो इन्हीं सब लेवल्स को, इन्हीं सब स्टेप्स का नाम क्या दे दिया गया है? ट्रॉफिक लेवल। दैट्स इट। मैं वही कहती हूँ, साइंस में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, जैसे आर एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर है, इंटरेस्टिंग होते हैं, एंड इनमें चीज़ें क्या होती हैं बचपन से शायद सुनते आए हो, पता है, बस उसको नाम दे दिया जाता है, तो नाम से घबराना नहीं, ठीक है। क्या है ये? ट्रॉफिक लेवल। रिकॉल हो गई बातें बिल्कुल। चलो अब इन्हीं ट्रॉफिक लेवल में मेरी बात बताओ एक, कि ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी जितने भी हैं, ये आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को खाया, क्यों खा रहे हैं? सवाल का जल्दी से कमेंट वाले सेक्शन में, चैट वैट छोड़ दो अभी, जो भी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्यों खा रहे हैं, एंड सिर्फ मुझे फनी आंसर चाहिए, ठीक है। सही आंसर नहीं बताओ, फनी आंसर बताओ। ये आज का नया अपना पैतरा है, क्योंकि मैं ना जब कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मुझे भी थोड़ा फन चाहिए भाई, थोड़े मज़ेदार कमेंट्स किया करो, तो मज़ा आया पलक मैम को पढ़ने में, है। क्या बताओगे कि आपस में एक दूसरे को खा क्यों रहे, क्या रीज़न है? और आप भी जो खाना खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट खाते हो, क्यों खा रहे हो भाई? सो लेट मी सी किसका एकदम ना सरकाज़म एक नंबर है, ह्यूमर एक नंबर है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए मज़े होंगे, है ना। अब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगी, मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। चलो ठीक, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एक दूसरे को खा रहे हैं। एक्चुअल आंसर मैं बताऊंगी, आप फनी वाला बताओगे, ठीक है। अब एक्चुअल आंसर आप लोगों ने बहुत बार बता दिया है ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब फनी वाले बताओ, मीम्स वगैरह देखते हो ना, बताओ मुझे फनी आंसर। तो मेरे कहने में तो भाई, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो सही बात बतानी पड़ेगी, न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, है ना। न्यूट्रिशन से क्या होता है मैम? न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं भाई, एनर्जी चाहिए, बहुत काम करना है, बहुत बिजी लोग हैं भाई, है ना। इंसान से ज़्यादा तो जानवर, उनको इतना भटकना है फूड शेल्टर के लिए, है कि नहीं। तो एनर्जी के लिए खा रहे हैं। अब अगर ये एनर्जी के लिए खा रहे हैं, मतलब क्या? यहाँ पे हो रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस कंज्यूमर को शायद लगता है कि मुझे नीचे वाले से कुछ एनर्जी मिलेगी। चलो भाई, एक जल्दी से फूड चेन छोटी सी बना लेते हैं, वेब नहीं बनाऊंगी, चेन बना रही हूँ, है ना। सिंपल सा काम करते हैं। अपन ने ले ली बेटा, क्या ले लिया? ग्रास ले लिया, ठीक है। इस ग्रास को किसने खाया? मान लो ये ग्रास है, इस ग्रास को किसने खाया? इस ग्रास को खाया एक ग्रास हॉपर ने, ठीक है। इस ग्रास को खा लिया ग्रास हॉपर ने। इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? इस ग्रास हॉपर को खा लिया किसी फ्रॉग ने, ठीक है। ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, और इस फ्रॉग को किसने खा लिया? इस फ्रॉग को मान लो किसी डॉग ने खा लिया, ठीक है। डॉग खाता है ना नॉनवेज, खा लिया इसने, ठीक है। ग्रास हॉपर, फ्रॉग, डॉग, सिंपल एग्जाम्पल लिए, आप समझो। ये जो ग्रास है, अच्छा, इस ग्रास को भी कहाँ से मिली एनर्जी भैया? सूर्य देव, सन को मत भूलना, है ना। किसी को भी भूल जाओ, सन को मत भूलना। ये ग्रास के पास एनर्जी कैसे आई? क्योंकि सोलर एनर्जी पड़ी, इसने फोटोसिंथेसिस किया, एंड दैट प्रोसेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना। लास्ट ईयर 9th की बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और लास्ट ईयर का इस ईयर भी तो पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस में, ठीक है। तो ये ग्रास की कहानी हो गई। ग्रास को सन से एनर्जी मिली। अब ग्रास को एनर्जी जो मिली है, ये दे दी इसने ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया क्यों? बोला ऐसे ही बस मजा आ रहा था तो खा लिया। क्यों खाया भाई? क्योंकि इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको भी जीना है, नहीं खाना पीना करेगा तो क्या होगा? मर जाएगा स्टारवेशन से। भूख सुनी है, भूख से मर जाना, तो मर जाएगा ना, न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा। तो ग्रास हॉपर ने इस उम्मीद में खाया ग्रास को कि कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। सेम उम्मीद फ्रॉग की लगी थी। टेस्ट तो बेटा एक अलग बात है, कुछ मुझे पता है कुछ महारथी बोलेंगे इसमें, मैम हम तो टेस्ट के लिए खाते हैं भाई, बिल्कुल टेस्ट आना चाहिए। बेटा मेरे, रहो तुम 3 दिन भूखे रहो, 3 तो छोड़ दो, बहुत बड़ी बात है ना। एक ही दिन भूखे रह लो, उसके बाद टेस्ट वेस्ट छोड़ो, करेले की सब्जी, लौकी, कुछ भी खिला देना, खा लोगे सब चैन से। तो इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट, इट्स बिकॉज यू आर गेटिंग इट सो इजीली, तो आप टेस्ट की बात करते हो, है ना। चॉइस है आपके पास, मम्मी को मना कर दोगे नहीं ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है। तो इसलिए जितना भी ये प्रैक्टिकल बात है, जो भी खाना आता है भाई उसकी रिस्पेक्ट करो और खाया करो। टेस्ट तो ज़बान का होता है, कुछ सेकंड का ही ये टेस्ट, है ना। हमें पता है टेस्ट बस कहाँ रहते हैं, टेस्ट बड हमारे टंग पे रहते हैं भाई, इस एरिया में प्रेजेंट है।
तो जितनी देर बस हल्का सा मुंह में खाना है तब तक का टेस्ट है, बाकी अंदर जाके तो कहानी कुछ और ही होनी है। तो इसकी वजह से जंक फूड खाते हैं, है ना, हम जो है दूसरी चीज़ें खाते हैं। इससे अच्छा भाई अच्छा खाना खाओ और उसको डाइजेस्ट करो बढ़िया। और अब इस बात पे आ जाओ फिर से, ठीक है। तो ये टेस्ट की बात नहीं है भाई, एवरीथिंग इज अबाउट न्यूट्रिशन। और उसमें क्यों? क्योंकि हमें मेनली क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए हम खाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी कहानी है कि इनको खाने से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी ग्रास से एनर्जी गई ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से डॉग में, एंड ऐसे। और अगर इससे ऊपर आता है मे बी लॉयन आया तो उसमें, लायन आया तो उसमें, ठीक है। यानी क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो तो हो रहा है। बेसिक समझो, क्योंकि कोई टॉपिक पढ़ते हो तो पता तो होना चाहिए पढ़ क्यों रहे हो, ये एक दूसरे को खा क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इतना हम मानते हैं इनमें हो रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रास को जितनी एनर्जी मिली सन से, क्या उतनी पूरी की पूरी इसने दे दी ग्रास हॉपर को? और ग्रास हॉपर को जितनी मिली, क्या इसने पूरी की पूरी दे दी फ्रॉग को? ये सवाल आपके दिमाग में आता है कि जितना हम खा रहे हैं, मतलब बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू का वेजिटेबल है या फ्रूट है, तो क्या उसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमें मिल जाती है? दिमाग लगाओ अपना, ऐसा नहीं है। तो ये टॉपिक उसी पे बेस्ड है। 10% लॉ जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब जब दिमाग में सवाल क्वेश्चन मार्क आ गया है तो कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं, है ना। अपनी लैंग्वेज में तो समझेंगे ही, बट हमेशा मैं बताती हूँ कि बुकिश या साइंटिफिक लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। द फूड चेन इन अ कम्युनिटी actually represents a stepwise transfer of food and the energy contained in the food. ये तो हमें पता है फूड चेन के बारे में। The food and energy enter the living components of the ecosystem through the process of photosynthesis. This is because photosynthesis is a process which combines the substances like carbon dioxide, water and sunlight energy to form food like carbohydrates and converts light energy into chemical energy of carbohydrate. तो ये पूरी कहानी मैंने हिंदी में सुनाई थी, अब यहाँ अंग्रेजी में है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना, दिस इज बेसिकली फॉर यू गाइज। जिसको सब्जेक्टिव तौर पे भी लिखना है तो वो यूज कर सकता है भाई। दिस फूड एंड एनर्जी इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म टू द हर्बीवोर एंड फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर थ्रू द फूड चेन। अब यानी यही एनर्जी, क्योंकि पूरी कहानी बेस किस पे? एनर्जी पे। शक्ति चाहिए, जीवन में काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाना है, कितने काम कर रहे हैं? एनर्जी चाहिए भाई। तो इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज़ पढ़नी हो, सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ो, एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, उसके बाद आप उसमें काफ़ी फ्लुएंट हो जाओगे। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पता है। फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। फर्स्ट स्टेप में कौन आएंगे? ऑफकोर्स हमेशा नीचे कौन आते हैं? ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे का स्थान कौन लेता है? प्रोड्यूसर्स, जो खाना बनाते हैं। अब इसमें फ़नी बात होती है, मैं कहती हूँ प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें से महाशय आते हैं कि मैम हमें भी खाना बनाना आता है, हम तो रोज़ खुद बना लेते हैं। बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड है बेटा। तो जब किचन में जाओगे खाना बनाने, क्या लोगे? सब्जी लोगे, वेजिटेबल लोगे, दाल चावल ये सब लोगे ना। तो वो सब कहाँ से आया? सो मेकिंग योर ओन फूड, यानी अपनी बॉडी में खुद बनाते हैं फूड, कहीं बाहर से कंज्यूम नहीं करते हैं। सो द ग्रीन प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस हमें ऑलरेडी पता है, तो उस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से अपना खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आफ्टर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स। अब एक बात मैं और याद दिला दूं, क्या बात याद दिलानी है? कि भाई एनर्जी फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में, या बहुत टाइम से एनर्जी तो पता ही है भाई। एनर्जी की कहानी क्या है? ये जो वर्ड है एनर्जी, क्या एनर्जी कहीं से बनती है? नहीं मैम। इसके लिए पूरी कहानी कह गई है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, और क्या है भाई? नॉर बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज दिस वर्ड? ये लाइन हम बहुत बार देखते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कोई भी एनर्जी का फॉर्म है, कोई भी, चाहे लाइट हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जितनी भी मस्कुलर एनर्जी हो, जितनी भी बेटा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कहीं से बनती नहीं है। नीदर बी क्रिएटेड, ये बनाई नहीं जा सकती कि आप चाहो कि मैं भी लाइट एनर्जी बना दूं अपने आप से, तो वो ना बनती है और ना कि डिस्ट्रॉय होती है। तो सवाल ये उठता है, मैम ये इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म, है ना, या चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर टू अदर फॉर्म, अपने दूसरे रूप में से बदली जा सकती है। जैसे
अगर लाइट एनर्जी आई है सन से तो उसको हम किस में बदल सकते हैं बेटा, केमिकल में, है ना। और अगर केमिकल एनर्जी हो तो मान लो हमने उसको बदल दिया इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल हो तो उसको मान लो हमने बदल दिया, जैसे पंखा चला दिया स्विच ऑन करके, तो मैकेनिकल। और ऐसे ही जो आप देखते हो डिवाइसेस, उसमें एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, कहीं से नहीं आई नहीं है। अगर डीप में पढ़ोगे ना तो सिर्फ वो फॉर्म बदलती हुई दिखाई देगी, ये पता है। तो बोलो मैम ये क्यों बताया आपने, क्योंकि यहाँ कहानी यही है। देखो ना, सन से भी क्या आई, एनर्जी, लाइट एनर्जी आई, उसको सन ने किस में बदल दिया, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। तो इट्स जस्ट चेंजिंग द फॉर्म्स। क्लियर है। चलो आगे आते हैं। दैट्स द इनिशियल पॉइंट where the energy from the environment enters into the living component of ecosystem is the process of preparation of food by green plants through photosynthesis। यानी अगर बोले कि कोई चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये एनर्जी के आवन जावन की शुरुआत कहाँ से हुई है, सो इट्स बेसिकली द ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। सोचा जाता है ना फूड चेन है, फूड वेब पे शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस प्रोसेस से होती है। नाउ यहाँ पे एक लॉ लगेगा, एक बात बताऊंगी जिसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ऑन एन एवरेज अबाउट 1% of the sun's energy falling on the leaves is used by the plants in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे 1% आता है, और जब लॉ करके पढ़ते हो, आगे ही इसी सेशन में दिखाऊंगी एक 10% लॉ करके। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत कन्फ्यूजन। क्यों? क्योंकि लॉ दिया है 10%, और जब सूर्य देव सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें कुछ कहते हैं ये 1%। मैम समझ नहीं आता है, मैम कन्फ्यूजन हो जाता है। लॉ आप बात करते हो 10% लॉ, कितना बड़ा लॉ दे रखा है, और जब सनलाइट की एनर्जी की बात आती है तो 1%, व्हाट इज दिस। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक पॉइंट समझाऊंगी, 1% वाला, 10% वाला लॉ में बात करेंगे, तब इस बात को अपन रिलेट करेंगे। ठीक है, तो तब तक ले बात को याद रखना, कमेंट सेक्शन में मैं पूछूंगी भाई। ठीक है, तो 1% क्या कहता है, देखो बेटा मेरे यहाँ पे सन है, ठीक है, एक सन बनाते हैं, बढ़िया मस्त सा गोल सा सन बनाया। ऑलराइट, अब इस सन से क्या आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं भाई, है ना, लाइट एनर्जी है, ये सन से आ रही है। अब देखो 1% बात क्या कही गई है कि सन से जो एनर्जी आ रही है किसी ना किसी, मान लो कैलोरी में होगी, जूल में होगी, है ना, एनर्जी है, जूल ले सकती हूँ मैं, किलो जूल भी ले सकती हूँ। तो मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ इतना ही समझना। और यहाँ पे कौन है, एक ग्रीन प्लांट बना देते हैं, चलो भाई एक हरा भरा प्लांट बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक ग्रीन प्लांट अपन ने बना दिया, और उसकी जो है अपन ने बढ़िया सी ऐसी लीफ बना दी। ठीक है, सिर्फ इतना समझना है अपन को क्या बात हो रही है। और यहाँ पे मान लो बढ़िया सा कोई फूल है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट है, इस पे पड़ी सन की एनर्जी। एक ही पॉइंट को समझना अभी। चलो 10% की बात अभी कोई नहीं करेगा, अभी सिर्फ इस बात को समझना है। ओके बेटा मेरे, सनलाइट आई, ये लीफ है, फोटोसिंथेसिस भाई करना है इसको, ग्रीन पार्ट है ये, इस पे लाइट पड़ी है। अब मान लो सन से जो एनर्जी आ रही है वो है कुछ अराउंड 1,000,000 किलो जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी आ रही है सन से, इतनी एनर्जी जो है भाई सन से आ रही है। ये क्लियर हुई कि नहीं बात, कितनी है बताओ काउंट करके, 10 लाख है कि नहीं। ठीक है, 10 लाख है, ये 10 लाख किलो जूल है। ठीक, इतना समझ गए। अब कितनी एनर्जी तुमको लगता है, क्या ये सन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और बोलोगे मैम कितना परसेंट, अभी ये 1% करके कुछ वर्ड पड़ा है, तो इस सोलर एनर्जी का ये जितनी एनर्जी आ रही है, ग्रीन लीव्स जो है सिर्फ 1% ही यूटिलाइज कर पाती हैं। मानते हैं ये ट्रैप कर सकती हैं, लेकिन कितना ट्रैप करती हैं, सिर्फ और सिर्फ 1%, एंड दैट 1% इज नॉट लेस एक्चुअली। इतना बड़ा फिगर दिख रहा है, 1% कम नहीं होता है। देखो भाई 1 2 ये लगा दो, इसको 10 लाख लिख दो, कितने हो गए, 10 लाख है कि नहीं। हाँ बढ़िया, 10 लाख है, ये इतनी किलो जूल एनर्जी है। इसका ज़रा बेटा मेरे 1% तो निकालना। पर्सन कैसे निकालोगे, 1/100 करके। ठीक है, तो 2 0 काट दो यहाँ से, 2 0 यहाँ से काट दो, तो कितना बचा, ये अपना बच गया 10,000। तो यानी अब इस प्लांट के पास जो एनर्जी है कितनी रहेगी, 10,000 किलो जूल, जो कि वो अपने को दे सकता है। आगे उसकी बात आगे करना, अभी 1% लॉ से आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ यहाँ तक प्लांट तक की स्टोरी को याद रखो। अगर ये याद हो गया ना तो 10% लॉ इज क्वाइट इजी। क्या बोला मैंने, सन की सिर्फ 1% एनर्जी को
यूज कर सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो मैंने एक सम भी करके बता दिया, बहुत ही आसान सा है, और आगे मैंने आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी रखा है जो आपको बताना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं, वहाँ पे आगे ही देखना भाई। ये 1% वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सन की बात जब हम कर रहे हैं। ऑल राइट, चलिए तो इसी बात को, इसी पॉइंट को एक बार फिर से रीड करूँ तो आई थिंक समझ आ जाएगा। About 1% of the sun's energy falling on the leaves is used by the plants in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food। ठीक है, ये देखो एनर्जी आई है 1% की बात करी गई है। आगे आओ, the plants utilize the energy stored in them for their metabolic activities। अब खुद की एक्टिविटीज़ के लिए भी तो यूज़ करेंगे प्लांट्स। रेस्पिरेशन हुआ, अपनी खुद की ग्रोथ करनी है कि नहीं, बढ़िया सबको टिश्यूज़ वगैरह अच्छे बिल्डअप करने हैं, नया प्लांट यानी नई लीव्स ग्रो करनी है, ऊपर नीचे फ्लावर ग्रो करना है, उन सब के लिए जो है उस एनर्जी का यूटिलाइज करता है प्लांट। सम ऑफ द एनर्जी इज हाउएवर नॉट यूटिलाइज्ड एंड इट इज रिलीज्ड एज अनयूजेबल हीट इनटू द कम्युनिटी एनवायरनमेंट। तो क्या बोला गया, काफी ज्यादा तो यूज कर ली अपने लिए, है ना, ली क्यों थी भाई, खुद की ग्रोथ करनी है। एंड ऐसी एनर्जी भी काफ़ी है जो कि अनयूज्ड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो इन प्रोसेसेस में लूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मेरी बात सुनना, ये एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई है। स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है लॉस हो गया, अरे लॉस हुआ है पर किसका, एनर्जी का, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है एनर्जी। इट्स नॉट लाइक कि इतनी एनर्जी ली थी और बाकी बची हुई जो है डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई ना, गई है वो एनवायरनमेंट में ही इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी का फिर जो भी एनवायरनमेंट करे आगे जाके, ठीक है, लॉस हुई है लेकिन क्या, अनयूजेबल हीट, और हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, चलो पहला स्टेप हो गया। दूसरा हो, अब प्लांट्स को खाने वाले आ गए। प्लांट ईटर्स को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बीवोर्स। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट फूड इज ट्रांसफर्ड विद फूड टू द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स इस खाने को खाया, एनर्जी कुछ मिली होगी, वो कुछ एनर्जी क्या है, वो 10% लॉ में आएगी। अब इतना समझो, हर्बीवोर्स ने यूटिलाइज किया। अब अगर यूटिलाइज किया तो ऑफकोर्स उनकी बॉडी के लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए, चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। सम ऑफ द एनर्जी अगेन कुछ यूटिलाइज होगी, कुछ हो जाएगी हीट के फॉर्म में लॉस। यहाँ भी वही बात पड़ी। बोलो मैम थर्ड स्टेप में भी यही होगा शायद। हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन, कार्निवोर्स आ गए। अब ये केमिकल एनर्जी जो हर्बीवोर के फ्लैश में थी वो किसको मिल गई, कार्निवोर को। अब कार्निवोर ने क्यों खाया है, उसको भी अपने काम करने हैं, उसको शिकार करना है, मस्कुलर एनर्जी में यूज़ करना है, चलना फिरना है, दौड़ना है, ग्रोथ करनी है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें उसने की। अब अगेन इस केस में भी सेम चीज़ होगी, कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो अनयूजेबल हो, यूज़ नहीं हो, एंड हीट के फॉर्म में जो है रिलीज हो गई हो इन्वायरमेंट में, है ना। नाउ दिस प्रोसेस, बोलो मैम कितना चलाओगे, बस ये चलता ही रहेगा प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज रिपीटेड विद लार्ज कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स, या जो भी खाएगा उसको, है ना। ये कहानी सबके साथ चलेगी। कौन सी कहानी, कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करोगे, कुछ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा तो आप अपने लिए लोगे, जो आपको काम करने उसके लिए लोगे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, बॉडी लेती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, या आपको दौड़ना है, भगना है, कुछ काम करना है, उसके लिए यूटिलाइज की। एंड काफ़ी कुछ जो है अनयूजेबल हीट एनर्जी के फॉर्म में लूज हो जाती है। ओके, some of the energy from producer and consumer is also utilized for the life process of microorganism called decomposers। कुछ एनर्जी इसमें से decomposers की लाइफ प्रोसेस के लिए भी जाती है। तो आई थिंक क्लियरली ये ट्रॉफिक लेवल देख के समझ आ रहा होगा कैसे ऊपर तक एनर्जी जा रही है। अभी फिगर्स पे ध्यान मत रखना, ठीक है, क्योंकि अब इस एनर्जी से जो है हम बात करेंगे किसकी, हीट की। एक बार बात कर लेंगे, द एनर्जी विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स, वो एनर्जी जिसको मैं बार बार कह रही हूँ अनयूज्ड है और किस फॉर्म में उड़ जा रही है। ये क्या बनाया है मैंने, ये एक एरो है। ऐसे यूजुअली आप जब बनाओगे ना तो ऐसे एरो के फॉर्म में निकालोगे कि आधी एनर्जी अनयूजेबल है, बाहर निकल गई। वो क्या होती है, हीट एनर्जी, जो इन्वायरमेंट में लूज हो गई। तो उस हीट का बस नाम दे दिया गया है, याद रखना, कम्युनिटी हीट, है ना। अगर ऐसे सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि जो हीट एनर्जी लूज करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, है ना, जो यूटिलाइज नहीं होती है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी हीट। ठीक है, चलो नाउ वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की बात क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है, आई थिंक फिजिक्स में आपने पढ़ा ही है, तो उन कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1, पीछे ही बताया था, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम। एनर्जी बनती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जाम्पल लो, लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन is converted into chemical energy for food process, है ना, photosynthesis से, and thus photosynthesis converts light energy into chemical energy। तो ये फॉर्म का बदलाव है।
Next, there is a continuous transfer of energy from one trophic level of organism to the next trophic level in a food chain. For example, producers like plants transfer energy to the herbivorous animals like deer, and the herbivore animal deer उसको किसको ट्रांसफर कर देगा, लायन को. यानी और जो है ट्रांसफर चलता जा रहा है. डियर ने प्लांट को खाया है ना, और डियर को लायन ने खाया. तो ये खाने वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है. किसका फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है. जैसे ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम में इजीली दिया है. पहला ट्रॉफिक लेवल है ना, ये प्लांट है, जैसे मान लो वीट है, गेहूं है, ये किसने खा लिया, चूहे ने खा लिया. सेकंड ट्रॉफिक लेवल में तो कंटिन्यूसली एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई. अब इस चूहे को सांप ने देख लिया, नागराज ने देख लिया, भाई इन्होंने खा लिया चूहा, तो चूहे की एनर्जी कंटिन्यूसली किस में ट्रांसफर हो गई, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, दैट इज स्नेक. एंड देन अगेन स्नेक को देखा किसी ईगल बर्ड ने और स्नेक को खा लिया, तो ये क्या हो गई, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो गई. बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होती हैं और इसकी वजह मैं बता चुकी हूँ. क्या वजह, कि वाई ओनली ट्रॉफिक लेवल, TL जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, आर ओनली लिमिटेड, आर अप टू अ लिमिट. एक लिमिट तक क्यों होती है, मतलब ऐसा क्यों नहीं, अपन 10-15 क्यों नहीं बना रहे, 10-15 तो भूल जाओ, 5 से ऊपर ही मुश्किल से देखने को मिलती है. तो ऐसा क्या रीज़न है, ये रीज़न मैं पिछले सेशन में ट्रॉफिक लेवल पढ़ाते टाइम भी दे चुकी हूँ. खैर आगे बताऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन जिसको आंसर पता है तो रुको मत, कमेंट करके बताओ मुझे कि इतने कम लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न. ओके चलिए. At each trophic level of organism, some of the energy is utilized by organism. कुछ खुद यूटिलाइज करेगा, कुछ बांट देगा. A part of the energy at each trophic level is utilized for the functioning of decomposers. यानी ये जो decomposers हैं, इन बेचारों को भी एनर्जी चाहिए, तो कुछ पार्ट जो है इनको भी दिया जाता है. डिकम्पोजर्स में गई ना हीट भाई, तो ये प्रोसेस तो काफ़ी इजी है. बोलो एनर्जी के बारे में तो पढ़ा ही है, एंड यही कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया फॉर योर नोट्स, राइट. सो लाइक देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल. जैसे अपन जाते जाएंगे ऊपर, एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस है. किस फॉर्म में भाई, एक चीज़ तो पहली, बोलो लॉस कैसे हो रहा है मैम, इतनी क्या हीट एनर्जी है. बेटा सबसे पहली चीज़ तो समझो कि वो खुद के लिए भी तो यूज़ करेगा. इतना उसने लिया क्यों है एनर्जी, खुद की लाइफ प्रोसेस के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगी. बाकी हीट एनर्जी में लॉस होगी, तो पूरी की पूरी जाना तो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं था भाई, कि पूरी की पूरी कैसे जाएगी एनर्जी. ठीक है. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच एनर्जी ट्रांसफर in various trophic levels of organisms which goes into the environment and remains unutilized. ठीक है. हम क्या कह सकते हैं, हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जो पिछला है उससे एनर्जी कम होगी, यही पॉइंट कहता है. We can say that amount of energy available at each successive trophic level, successive हमें पता है नीचे से ऊपर वाला जो trophic level है, it is less than the energy available at the producer level. Thus when we move from the first trophic level of producer to the second trophic level, है ना, amount of energy available gradually decreases. तभी usually मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, लाइक अगर प्रैक्टिकली साइंस के हिसाब से बोले ना, तो क्योंकि आप अभी आगे देखोगे ना कैसे लॉस होती है एनर्जी, तो जो फिश वगैरह, एग वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ तक एनर्जी वैसे भी बेटा ना के बराबर बन जाती है. तो अगर आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करोगे ना, तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है. ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है भाई. ठीक है, चलो आगे आते हैं. दिस इज़ बिकॉज ईच ट्रॉफिक लेवल, ये तो बात ठीक है भैया. अब आओ मेन बात पे. बिल्कुल टेढ़े मेढ़े बैठे हो तो सीधे हो जाना. 10% लॉ है, इसको नोट डाउन भी करोगे. एंड क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन भी मैं यहाँ आपसे पूछूंगी होमवर्क के तौर पे, तो वो भी आपको बताना है. 10% लॉ लिंडमैन ने दिया था इन द ईयर 1942. नाम एंड ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तभी बता रही हूँ भाई. लिंडमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1942 में एक 10% लॉ करके. अब बोलो मैम 10% वर्ड है तो कहीं ना कहीं इस पे खेल होगा. वेरी ऑब्वियस यार, नाम में सब कुछ रखा है. 10% लॉ है तो 10% से रिलेटेड होगा. अच्छा, इस लॉ को एक और नाम दिया गया है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी को, केमिस्ट्री से रिश्ता दिया गया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या लॉ ऑफ एंट्रोपी. अब मुझे पता है केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत इस लॉ के बारे में बता दूं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या लॉ ऑफ एंट्रोपी बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लॉस होती है टू द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, है ना. जितनी भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को वापस भी दे देनी पड़ती है फॉर मैनी रीजंस, है ना. वो सब आपको एक एक कवर नहीं करना है कि कौन सी प्रोसेस है. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वो लूज होती है भाई.
इन्वायरमेंट की एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए। तो बस यही काम है 10% लॉ का। अब इस लॉ को समझो। पहले मैं रीड करूंगी, फिर मैं समझाऊंगी। रीड करूंगी, ये डेफिनेशन लिख देनी है, क्योंकि लॉ आपको वैसा का वैसा लिखना है। दिस लॉ यानी 10% लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली अबाउट 10% energy is available to the higher trophic level and the remaining 90% is lost in respiration and heat. क्या समझे 10% लॉ को? कि सिर्फ एनर्जी का 10%, जितनी भी एनर्जी हो, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे समझ आएगा, वही पास ऑन होती है। 10% पास ऑन हुई तो 90% कहाँ गई मैम? ये हो गई लॉस्ट, रेस्पिरेशन में चली गई और हीट में चली गई। 90% टाटा बाय बाय। बचती है सिर्फ 10% जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी में ट्रांसफर होती है, यानी हर ट्रॉफिक लेवल के लिए वैलिड है। बात समझे कि नहीं? अच्छे से समझाएं। और भाई चलो, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ जानवर बना रखे थे ना। ऑलरेडी क्या बनाई थी? फूड चेन बनाई थी एक, बिल्कुल बनाई थी। चलो बढ़िया, बेहतरीन, इसको अपन लेके चलते हैं। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ बात करते हैं सेम फूड चेन को लेके। As I said 10% लॉ की बात है। As I said 10% लॉ की बात है। ये बात कब वैलिड है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से। लेकिन ये 10% लॉ सन के एनर्जी के केस में वैलिड नहीं है। मेरी बात को कान वान खोल के सुनना। बहुत टीचर्स ये बात उल्टी भी बता देते हैं। ये बात समझना, ये सन के लिए वैलिड नहीं। सोलर एनर्जी से जो आ रही है एनर्जी, उस पर 10% लॉ वैलिड नहीं है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से चालू होता है, क्योंकि मैंने पीछे ही आपको वो बात बता दी थी कि सन की जो एनर्जी ट्रैप कर पाते हैं ग्रास वगैरह या फिर आपके जो ग्रीन प्लांट्स है, वो होती है मात्र 1%। ये सिर्फ है 1%। इसके आगे बेटा बढ़ते जाओ, यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिलेगा 10% लॉ। डॉग के आगे चाहे लायन हो जो हो, 10% लॉ चलता रहेगा। बट ओनली सोलर एनर्जी में हम बात करते हैं 1% लॉ की। तो इन दिस केस टू अंडरस्टैंड इट मोर लाइक अच्छे से, बेटर तरीके से, तो अपन एक फिगर ले लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं, उससे समझते हैं। चलो भाई, सनलाइट की एनर्जी मान लो सनलाइट की एनर्जी, कौन सा पेन लूँ मैं यार जिससे थोड़ा अलग दिखे? चलो ठीक है भाई, क्लियर है। मान लो सनलाइट की एनर्जी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलेगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख किलो जूल, ये क्या है भाई? ये सन की एनर्जी है। ठीक है, सन के पास इतनी एनर्जी है जो कि इसने दी है। सन ने बोला मेरे पास 5 लाख एनर्जी है, ले लो। सन ने क्या बोला? मेरे पास 5 लाख एनर्जी है, ले लो। ले तो दे तो दी, लेकिन क्या है ना कि लीफ जो है ग्रीन प्लांट उतनी कैच नहीं कर पाए, 5 लाख कैच नहीं कर पाए, इतने सारा था। तो इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने सिर्फ 5 लाख का कितना ले लिया? 1%। तो बेटा मेरे राजा, मेरे 5 लाख का 1% क्या होता है? 2 जीरो हटा दो। 5 लाख का 1% क्या होता है भाई? परसेंट निकालना सिखा दिया था, है ना? तो इसके 2 जीरो हटा दो, कितने बचे? कितने बचे? मात्र 5000 किलो जूल बचा है। मात्र कितना बचा है? 5000 किलो जूल। अब इससे कहानी आगे बढ़ेगी। ये 5000 किलो जूल आपका प्रोड्यूसर लेवल पे है, ग्रास के पास है। फ्रॉम हेयर यू विल अप्लाई द 10% लॉ। सन की एनर्जी से मत अप्लाई करना। बार बार यही चीज क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो है ना 10% लॉ, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड ले लो, ओलंपियाड ले लो, कॉम्पिटिटिव ले लो, लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता ही है घुमा फिरा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। 5000 किलो जूल, इसके बाद चालू होगा 10% लॉ, यहां तक 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो अब 5000 का 10% कैसे निकालोगे? देखो 5000 लिखना, 10/100 ऐसे परसेंट निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ ना कि मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो मैम, नहीं हो पा रहा। ये 1 जीरो हटाए, ये 1 जीरो, कितना बचा बेटा मेरे? 500 बचा है। कितना बचा? 500। तो अब जो आगे जाएगी एनर्जी, मतलब लो भाई 5000 से, ग्रास में थी 5000, ग्रास हॉपर के पास कितनी गई? मात्र 500। ऐसे कम हो रही है एनर्जी, और बाकी सब किधर जा रही है? लॉस्ट एज हीट एनर्जी, ऐसे करके एरो में दिखता है। रेस्पिरेशन और हीट में लॉस हो गई। चलो फिर से, अब इसी 500 का अपने को क्या लेना है? 10%। इसी 500 का क्या लेना है? 10% लेना है। कितना बचेगा? मात्र 50 किलो जूल। लो भाई, फ्रॉक को मेंढक को इतना उचकता है, मिला क्या? 50।
कितना मिला? 50 मिला भाई, इतना उचकने का कोई फायदा ही नहीं। 50 किलो जूल। नाउ व्हाट विल यू डू अगेन? फिर से लगाओ। क्या लगाओगे? 10% लॉ को फिर से लगाओगे तो क्या कहानी बचेगी? अब बोलोगे मैम 50 का तो बहुत ज़्यादा ही कम नहीं हो जाएगा? ये देखो, ये गया, ये भी गया। बोलोगे मैम सिर्फ 5 किलो जूल बचेगा डॉग के पास है? डॉग के पास सिर्फ 5? अच्छा चलो, तुम तो डॉग की बात कर रहे हो, मैं सोच रही हूँ इसको एक और आगे बढ़ा दूँ, थोड़ा मज़े करते हैं। इस डॉग को मान लो बेटा मेरे लायन ने खा लिया, ठीक है? लायन ने खा लिया, फिर से 10% जाएगा। और अब सुनना, लायन के पास क्या ही बचेगा। अब लायन ने डॉग को खाया है, चाहे शेर हो, कहीं का भी राजा हो, 10% लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं का भी राजा हो भाई तुम, 10% लॉ को फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। सो इन दिस केस आप निकालो, बहुत ही मजा आएगा। इसका 10% लॉ निकालोगे, कितना आएगा? 5 का 0.5 किलो जूल। लो भाई, अब मुझे एक बात बताओ एक सवाल पूछा था मैंने ट्रॉफिक लेवल का करके, दैट इज द रीजन। बेटा शेर से भी आगे अगर कोई होगा ना तो उसको क्या ही एनर्जी मिलेगी? कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ये 0.5 है ना, 6 दिख रहा था। इतनी कम एनर्जी बनेगी तो मतलब ही क्या? क्यों खाओगे? टेस्ट के लिए हमने कहा नहीं भाई, टेस्ट अलग है ना? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट अलग है टेस्ट यहाँ नहीं है, टेस्ट अलग ही है भाई। टेस्ट की कहानी अलग है, ये न्यूट्रिशन एनर्जी से रिलेटेड स्टोरी है। वी वांट एनर्जी, बट इस केस में बचेगी ही नहीं। सो आई होप ये कहानी क्लियर है। सन से आए तो 1%, उसके बाद आप, और ये सब में ना हीट कर देना है ना, ये जो बाहर जा रही है ऐसे ऐसे एरो आप बना देना। क्लियर है? स्टोरी क्लियर हुई बिल्कुल? 10% लॉ की बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, प्लीज़ इसको बिल्कुल क्लियर रखना बेटा, और लॉ भी अच्छे से इस डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़े आगे? चलो, ये लेवल ये पूरा मैंने बता दिया है भाई, इसको कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी अपन उसको रीड करें, वो सेम बात है। चलो देखो, इधर देखो, ऐसे डायग्राम दिए होंगे। सोलर रेडिएशन कितनी आई है? 2000 मान लो क्या आई है, ये यूनिट आई है, ठीक है? 2000 यूनिट आई है। अब 2000 का 1% निकालो, कितना होगा? 2000 का 1% निकालो, कितना होगा? 20। अब यहां से शुरू करेंगे अपन 10% लो। 20 का 10% कितना आया? 2 आया। 20 का 10% कितना आया? 2 आया। और 2 का 10% 0.2। बस, ज़्यादा नहीं चलती है, ख़त्म हो जाती है ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचती है एंड तक। तो मेरी बात समझ रहे हो? जब अपन नॉनवेज वगैरह खाते हैं, फिश वगैरह, तो होता क्या है, एनर्जी कम आती है। तो डायरेक्ट एनर्जी लो प्रोड्यूसर से। क्यों कहते हैं गो वीगन, वेजिटेरियन खाओ? उसका रीज़न है ये, एनर्जी भी कम रहती है। ठीक है भाई, समझो एनर्जी ज़्यादा रहती है, मतलब नॉनवेज में एनर्जी कम हो जाती है। चलिए भाई, आगे आपका होमवर्क का सवाल, होमवर्क क्वेश्चन है ये। इसका आंसर कैसे देना है? जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं है ना, सबके सब प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपने खुद से आके वहाँ आंसर चेक करूँगी, ठीक है? और आपको बताऊँगी कैसे देना है आंसर। HW करके डैश ज़रूर लिखना प्लीज़, रैंडम आंसर मत देना। HW या होमवर्क लिखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन। एक छोटू सी आपको फूड चेन दी है जिसमें है ग्रास को खाया है माइस ने, चूहा, जो कि माइस को खाया है स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया है पीकॉक ने। ठीक है, तो ये इतनी फूड चेन है, 1 2 3 4 लेवल की फूड चेन है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इफ इन दिस चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, then calculate the energy transferred to the peacock as food. State the law used in the calculations. Quite a simple question, but again कभी कभार गलतियां कर देते हो मामूली से क्वेश्चंस में भी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। क्या बोला है, इस चेन में अगर प्रोड्यूसर लेवल पे 100 जूल एनर्जी है तो सिर्फ आपसे पीकॉक के लेवल तक पूछा है। पीकॉक तक कितनी एनर्जी आएगी वो आपको बताना है, ठीक है? जूल्स में बताना कितनी एनर्जी आएगी, और आपने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है वो भी बताओ। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लो ऑफ एनर्जी की कहानी तो यहाँ पे होती है खत्म। उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ट्रॉफिक लेवल में ही बढ़ने वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बायोमैग्निफिकेशन को, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन। अब सवाल ये आता है कि यार एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, बट क्या कभी ऐसा हुआ कि नीचे ट्रॉफिक लेवल ने किसी ऑर्गेनिज्म ने मान लो कोई हार्मफुल केमिकल, कोई खराब सी चीज़ खा ली, तो क्या मैम अगर उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाएगा तो उसमें भी ट्रांसफर होगी? तो इसी सवाल को लेके हम इस पूरी बात को पढ़ते हैं। Accumulation of harmful chemicals such as pesticides in the living organisms like plants, humans, animals unknowingly through the food chain is called
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड यानी क्या, अगर अच्छी चीज जाएगी तो बुरी भी जा सकती है। यानी अननोइंगली मान लो, जैसे फार्म्स वगैरह में पेस्ट को दूर भगाने के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं, है ना, और इन सब चीज़ों से यानी इंसेक्टिसाइड ये सब यूज होते हैं, लेकिन क्या है ये अल्टीमेटली हार्मफुल केमिकल। और इन केमिकल को मान लो प्लांट में आ गए और प्लांट जो है किसी एनिमल ने खा लिया, उस एनिमल को इंसान ने खा लिया, तो घूम फिर के वो हम तक आ सकता है एंड काफ़ी सीरियस हेल्थ हजार्ड कॉज कर सकता है। तो इसमें क्या लॉ चलता है, इसमें क्या कहानी चलती है समझो। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस which are sprayed over crop plants to protect them from pests and diseases। ठीक है भाई, these chemicals they mix up with the soil, soil और पानी के साथ मान लो मिक्स हो गई है और जो है ग्रोइंग प्लांट्स ने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्लांट्स की रग रग में जो है ये केमिकल बह जाएगा, जो है फैल जाएगा। When herbivorous animals eat plant, और इसी प्लांट को मान लो किसी हर्बीवोर ने खा लिया, ठीक है, किसी हर्बीवोर ने इस प्लांट को खा लिया, ये जो पॉइजनल पेस्टिसाइड है वो उनकी बॉडी में चला जाएगा। एंड व्हेन द कार्निवोर एनिमल्स ईट हर्बीवोर्स देन पेस्टिसाइड्स गेट ट्रांसफर टू देयर बॉडी। अब इसमें बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात, मैम इसमें 10% लॉ लगेगा क्या? मैम बताइए तो सही, 10% लॉ क्यों नहीं लगेगा? यानी कम आएगा ना हम तक, तो चिंता की बात नहीं है बेटा मेरे। 10% लॉ उसके लिए है जो चीज़ डाइजेस्ट भी हो सके, है ना, जो चीज़ एब्जॉर्ब भी हो सके बॉडी से। प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक कितने टाइम तक वैसे का वैसे ही रखा रहता है, क्या बोलते हैं हम उसको, बहुत टाइम पहले से ही पढ़ते आते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेड नहीं होता है। तो 10% लॉ इधर नहीं अप्लाई होगा, ये केमिकल्स हैं, ये एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, डाइजेस्ट जैसा काम नहीं है, डिग्रेड नहीं होते हैं ये एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होते जाते हैं, टू बी वेरी प्रॉपर इन हिंदी, है ना, इकट्ठा होने जाते हैं, आगे आओ, होते जाते हैं, होने जाते हैं नहीं, ठीक है। चलो, मैन बीइंग एन ओमनिवोर, अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो ओमनिवोर ही कहेंगे, प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं प्लांट फूड में गए तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर अगर किसी एनिमल के थ्रू खाए तो इनडायरेक्टली भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। The pesticides enter food chain at producer level, and in the process of transfer of food through food chains, these harmful chemicals get concentrated at each level। अच्छा, concentration क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दिक्कत ये है, ये डाइजेस्ट नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते, तो ये इकट्ठा होते जाते हैं। तो यहाँ पे कम थे, यहाँ आए, यहाँ पे इकट्ठा हुए, यहाँ ज़्यादा आए, तो इसमें कहानी उल्टी चलती है। एनर्जी के केस में एनर्जी ऊपर जाते हुए कम हो रही थी, लेकिन वैसे ही बोलते हैं ना भाई, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है तो एनर्जी अच्छी है पर वो ऊपर तक जाने में टाइम लगता है। बुरी चीज़ें जैसे केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, वो ऊपर जाने में बढ़ते हुए जाते हैं भाई। तो यहाँ भी यही कहानी है, डिग्रेड होते नहीं है, नीचे से ऊपर जाते जाते हैं, बिल्कुल एक्यूमुलेट होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हार्म पहुँचाते हैं ये बॉडी को भी। द इंक्रीज ऑफ, अब डेफिनेशन ले लो भाई, देखो, the increase in concentration of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification। biological क्यों? क्योंकि living की बात है भाई, food chains की बात है। अच्छा, magnification का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास नाम सुना है? मैग्नीफाइंग ग्लास आपने दादा वगैरह या किसी को देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी पेपर पढ़ना होता है तो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हैं, तो कितनी बड़ी होके चीज़ दिखती है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब बेसिकली ये है कि नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल तक तो वो चीज़ कम थी, जैसे ही ऊपर जाती गई तो मैग्नीफाई यानी बढ़ती गई, एक्यूमुलेट होती गई। ओके, सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहो या बायो मैग्निफिकेशन, इट्स वन एंड दी सेम थिंग। आई होप द डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर। पेस्टिसाइड हमें पता है कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल होते हैं, तो वो एक्यूमुलेट होते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे। यहाँ सिर्फ पेस्टिसाइड नाम दिया गया है, बहुत सारे कंसिडर कर सकते हो आप, केमिकल्स जितने भी टाइप के होंगे, इंसेक्टिसाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सिंस ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, किसी भी फूड चेन में सबसे ऊपर के लेवल में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, यानी सबसे ज़्यादा हम तक ही एक्यूमुलेट होते हैं। ओमनिवोर्स हैं भाई हम तो, यानी जो लोग चाहे इवन नॉनवेज खाते हैं उनको भी अवेयर रहना है, वेज खाते हैं उनको भी अवेयर रहना है ना, क्योंकि ये प्लांट के थ्रू कहीं भी आ सकते हैं। इधर देखो बेटा, ये देखना है ना, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनको मान लो जू प्लैंक्टन्स ने खा लिया, थोड़ा सा था, अमाउंट बढ़ता गया, डिग्रेड होते नहीं हैं ये, और फिश ने खाया तो ये और बढ़ता गया, एक्यूमुलेट होता गया। अब इस फिश को जो है इस बड़ी फिश ने खा लिया और एक्यूमुलेट हो गया, इस बड़ी फिश को जो है इस हॉक ने खा लिया और बढ़ता गया, तो यानी ऊपर तक जाके मान लो इसको किसी ह्यूमन ने खा लिया है, चाइना वाइना के लोग होते हैं ना, कुछ भी खा लेते हैं,
इसको ह्यूमन ने खा लिया और बढ़ जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी किसके पास पहुंचेगी? ह्यूमन बींग्स तक। क्लियर है भाई? बहुत ही आसान टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। दिस डैमेजेस आर हेल्थ ग्रेजुअली एंड इसमें जिसका नाम याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। टेस्ट्स हैव शोन दैट मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड DDT is accumulating in our bodies through the food chain। अब DDT बहुत ही कॉमन सा एक केमिकल है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम जो है मुझे क्विकली से पहले भी कुछ सेशन में बता चुकी हूँ DDT, तो जिसको नाम पता है क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या करना है? DDT लिखना है, डैश लगाना है, फुल फॉर्म देना है। ओके चलो भाई, please know that pesticides present in our food like grains, fruits, vegetables and meat always cannot be removed by washing। हाँ भाई, ऐसा नहीं है। देखो घर में कोई भी सब्जी वगैरह आती है, राइस चावल भिगोते हैं ना अपन इंडिया में, क्या करते हैं? चावल को कैसे साफ करते हैं, तो हमें लगता है केमिकल चलेगा, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, वो सिर्फ मियर वाटर की वॉशिंग से नहीं जाते हैं। क्लियर है भाई? चलो अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया है बेटा कि कंपटीशन लेवल के हिसाब से मैं कुछ भी बताती हूँ तो मैं उसको अलग से मेंशन कर देती हूँ। सो दिस इज़ फॉर अ हायर नॉलेज, ये भी आप समझ सकते हो, बहुत ही अलग पॉइंट नहीं है, DDT के ऊपर ही है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं बायोमैग्निफिकेशन के? देखो भाई, हायर अमाउंट्स ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ बर्ड्स रिजल्टिंग इन थिनिंग ऑफ एग शेल एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग दैट किल द एम्ब्रियोज। अब सोच रहे हो मैम DDT ने किया क्या है? तो DDT बेसिकली ऐसा केमिकल है जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, मेनली बर्ड्स के। तो इससे क्या होता है, बर्ड जो अंडा देती है ना, जो बच्चा देती है, उसमें जो एग का शेल होता है एक तो वो बहुत पतला हो जाता है। पतला हो गया मैम एग, तो क्या हुआ बेटा, वो पूरी की पूरी तरह डेवलप हुए बिना ही प्रीमेच्योर ब्रेक हो जाता है। प्रीमेच्योर ब्रेक होगा तो वो जो है एम्ब्रियो एक्सपोज हो जाता है और एम्ब्रियो बेचारा मर जाता है, अच्छे से नहीं ले पाया वो न्यूट्रिशन। ठीक है, Dieldrin is about 5 times more toxic than DDT when ingested and 40 times more poisonous when absorbed। Dieldrin एक केमिकल है, इसकी भी बात की है। DDT से डर रहे थे बेटा, ये 5 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होता है, 5 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन DDT एंड 40 टाइम मोर पॉइजनस व्हेन एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब कर लिया तो भैया खत्म, यानी लाइफ खत्म हो जाती है इससे, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में ना ये बैटरी लेवल दिया है, फ़ोन की बैटरी होती है ना, तो देखो मे फ्लाई में ये हार्मफुल केमिकल थोड़ा सा था, ब्लू गिल में जाके इसकी बैटरी बढ़ गई, बेस में जाके और बढ़ गई, और ह्यूमन में जाके तो लो भाई फुल बैटरी हो गया। बोलते हैं ना ह्यूमंस को फुल बैटरी पसंद है, बिल्कुल पूरा चार्ज फोन, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स फुल्ली चार्ज। चलिए, द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन टू अफेक्ट द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजिंग सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन, सेरिब्रल हीमरेज, सिरहोसिस ऑफ लिवर, हाइपरटेंशन, यानी जितनी बीमारियां हैं ये सब होती हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से, जो कि केमिकल्स हैं। एंड अगर ये केमिकल्स आ गए फूड चेन में देन बायोमैग्निफिकेशन होगा एंड हार्म कॉज होगा। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ओलंपियाड्स में पूछे जा सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ रखे हैं, तो सब पॉइंट्स इंटर रिलेटेड नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी into fish through the food chain was responsible for large amount of deaths due to Minamata disease in Japan। यानी जापान में मीनामाटा डिजीज इतना फेमस हो गया था, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जो है फूड चेन में घुस गया था फिशेस के थ्रू। किसके थ्रू? फिशेस के थ्रू। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। ये जापान में हुई थी कहानी, तो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, selenium accumulates in the plants growing on selenium rich soils and through food chain such plants cause stunted growth, यानी स्टंटेड यानी बौने रह जाते हैं, ग्रोथ उनकी रुक जाती है और एपेटाइट लूज हो जाता है, अलग अलग डिसऑर्डर हो जाते हैं एनिमल्स में, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें भाई कॉज होती हैं। तो यानी बोलोगे मैम इससे तो क्लियर हो गया कि क्या कॉन्सेप्ट था हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी का, 10% लॉ भी अच्छे से समझ लिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोमैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपको क्या सॉल्व करना है? होमवर्क। जो होमवर्क दिया है उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेफ्ट साइड में आपको मैग्नेट ब्रेन्स के जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। यानी ऐसा नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स पे आप जो है 2-3 वीडियो देखो एंड हम आपसे किसी भी टाइप का कोई चार्ज मांगे। ऑल द वीडियोज़ आर फ्री ओनली एंड ओनली फॉर यू गाइज। एंड आपकी इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स। यानी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ले सकते हो ऑनलाइन या फिर फिजिकल बुक्स भी ले सकते हैं। अब इन बुक्स में क्या होगा तो बता दूं, जितना भी आपको टीचर्स का एक नंबर क्वालिटी कंटेंट दिखता है उन्हीं सबको हमने डाल दिया इन बुक्स में। डिफरेंट बुक्स लाइक आपको मिलेंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स, थ्योरी की बुक्स, MCQs, सैम्पल पेपर्स एंड मैनी मोर।
तो इन्हें अवेल कैसे करना है, प्रोसेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को खोलिए, फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम देन आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन. टिल देन, गुड बाय.